नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ आजकल एक नई सीरीज़ कर रहा हूं, पॉलिटिकल स्पेशल। अब हमारा ये कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूं लगातार, महारा विधायक मारी चौपाल। एक एपिसोड में रॉ नरवीर जो बादशाहपुर से एमएलए भी हैं और हरियाणा में मंत्री भी हैं, दो रावों की मोहब्बत की कहानी सरेआम मैंने इसका जिक्र किया। और उसके बाद रॉ नरवीर सिंह ने रॉ इंद्रजीत सिंह को लेकर के जो टिप्पणियां की, उसके बाद पूरे साउथ हरियाणा तो छोड़ दीजिए, पूरे हरियाणा में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। उसके बाद फिर एक सीरीज़ में रॉ इंद्रजीत सिंह मुखातिब हुए, मोहब्बत भरी हमारी मुलाकात उनसे भी हुई। और उसके बाद उन्होंने जो कहा, उसके बाद तो पूरे साउथ हरियाणा में आग सी लग गई। अब रॉ नरवीर जी से तो बात हो गई थी, कहानी वहीं से शुरू हुई थी। मुझे पता चला कि रॉ नरवीर सिंह के यहाँ कुछ लोग गए, कुछ चैनल या कुछ मीडिया वाले, कि भाई आपका इंटरव्यू करना है। कहे कि ना शशि रंजन से बात करके मैं फंस गया, अब तो और बवाल मचा हुआ है, शांति रहे शांति रहे। ठीक है, फिर रॉ इंद्रजीत सिंह का एपिसोड आया। अब उसमें दो तीन नाम और जिक्र हो गए रॉ इंद्रजीत सिंह के एपिसोड में। एक तो नाम आ गया अभय यादव। अब अभय यादव की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई साउथ हरियाणा के पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको पता है कि जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार चल रही है 2014 से, तो सरकार का जो पूरा स्वरूप है या जो उसका जो आधार है वो एल शेप में है, जीटी रोड और अहिरवाल। बाकी बीच बाच में टिप्पा टाप्पा, इधर से कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से जीत गया। लेकिन ये जो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट है, जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में 2014 से, मूल जो आधार है वो ये है। और जीटी रोड से भी ज़्यादा अहिरवाल। अब 2014 में नांगल चौधरी से अभय यादव जीते, पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019 में फिर जीते और इस बार मंत्री भी हो गए, लेकिन 2024 में हार गए। अब रॉ नरवीर चुनाव के पहले जब तूफान मचाया हुआ था रॉ नरवीर सिंह ने अपने टिकट को लेकर के, मैं तो कहता हूं उनको मित्रवत की, भाई साहब आपने तो दबंगई में टिकट ली है बीजेपी से। तो वो ये कहते थे कि भाई पूरे साउथ हरियाणा में एक सीट है जहां हम जीत सकते हैं, वो है नांगल चौधरी अभय यादव, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। अब बाकी की कोई गारंटी नहीं है, उसमें हटेली भी, उसमें पटौदी भी, ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन रॉ इंद्रजीत सिंह के इंटरव्यू के बाद अभय यादव के नाम को लेके पूरे साउथ हरियाणा में ज़बरदस्त बातचीत चल रही है। अपना अपना लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, तर्क वितर्क कुतर्क सब चल रहा है। तो हमने कहा कि अब ये पॉलिटिकल स्पेशल है और जिनके नाम की इतनी चर्चा है उनसे आपकी मुलाकात ना करवाऊं तो फिर कहानी अधूरी भी रह जाएगी और कहानी के साथ बेईमानी भी हो जाएगी। आपने वो देखा होगा, दो फूल एक माली, है ना? तो मतलब वो वाला एंगल भी तो ज़रूरी है, सारे कैरेक्टर्स से मिलवाना भी ज़रूरी है। तो आज की इस पॉलिटिकल स्पेशल वाले सीरीज़ में जो हमारे मेहमान हैं, जिनकी साउथ हरियाणा में और साउथ हरियाणा के ज़रिए पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है, नांगल चौधरी से 10 बार, मैं 10 साल विधायक, 5 साल मतलब अगले टेन्योर में 19 वाले टेन्योर में मंत्री और 24 में हार जाने वाले अभय यादव, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। अब देखिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी है ना कि आज के एपिसोड में आप हमारे मेहमान हैं, तो क्यों हैं, क्या हैं, है ना? ये रॉ इंद्रजीत सिंह से ज़बरदस्त मोहब्बत है आपकी। मैं तो रॉ नरवीर को कह रहा था कि आप दोनों की मोहब्बत की कहानी सरेआम है ना? ये तो तीसरा एंगल आपका भी निकल गया उसमें कि आपकी भी मोहब्बत की कहानी जो है लोग चटकारे लेकर के सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। शशि जी, मुझे नहीं पता कि ये मोहब्बत जो आप बता रहे हो ये कब हुई और कैसे हुई। मैं तो राजनीति में नौकरी छोड़ के इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, इस इलाके की समस्याएं थी,
उन समस्याओं पर कुछ काम करने के लिए आया था और मैंने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं पे काम किया है। मैं कभी आपकी मिस्टर के खंडेलवाल जो हमारे रिटायर्ड आईएएस अफसर, इनसे मिलते रहते होंगे। जब मैंने वीआरएस के लिए नोटिस दिया तो मेरे को मिल गए सेक्रेटरीट में और मेरे को अपने ऑफिस में ले गए। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, हमारी अच्छी आत्मीयता है। वो मेरे को कहने लगे कि क्या कर रहा है, क्या फैसला लिया है, क्या गारंटी है तू एमएलए बन जाए, टिकट मिल जाएगी तेरे को, ये क्या गारंटी कि तू एमएलए बन जाएगा। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि मैंने अपने आप से कहो, अपने परमात्मा से कहो, मैंने एक वायदा किया है कि अगर मेरे से अच्छे काम करवाने हैं तो परमात्मा मेरे को वहाँ तक पहुँचाएगा और मुझे कुछ काम करने इसलिए जा रहा हूँ। मुझे मौका मिल गया, टिकट मिल गई, एमएलए बन गया और मैंने ईमानदारी से पूरे 10 साल इस इलाके में जो मैं कर सकता था, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो ला सकता था वो मैंने लाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी वाला था। आप विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 2014 में जो पहली बार नए एमएलए आए थे उनको बोलने का जो मौका मिला था, उसमें मैंने पहली स्पीच में पानी का मामला उठाया था और मुझे याद है मैंने उनको ये कहा था कि हमारी लिफ्ट इरिगेशन के पंप्स 34-35 साल पुराने हैं। इतनी पुरानी तो किसी घर की जो छत पे पानी चढ़ाने की मोटर होती है वो भी नहीं मिलती। और माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को उसके 5-10 दिन बाद में जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से, मेरे को याद है, उन्होंने कहा कि भाषण देता रहेगा यार, कुछ मेरे को लिख के देगा। तो मैंने 7-8 पेज का एक बैकग्राउंड नोट उनको बना के दिया था और वो मैं आज कॉपी लाया हूँ आपके पास। ये बैकग्राउंड नोट था जो मैंने उनको बना के दिया था और उसमें मैंने पूरे इसके डिटेल लिफ्ट इरिगेशन जो दक्षिण हरियाणा की पानी की प्रॉब्लम थी, क्यों पानी की प्रॉब्लम हुई, कैसे नदियों को टेम किया राजस्थान ने, कैसे हमारा वाटर टेबल नीचे चला गया, ओवर एक्सप्लाइटेशन हुआ और लिफ्ट इरिगेशन में जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया, पानी बहुत थोड़ा आता है, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद में फरवरी 2015 में मैं गुड़गांव, उस टाइम मेरे को पीएचसी का चेयरमैन बना रखा था अध्यक्ष जी ने, तो फरीदाबाद मीटिंग थी, गुड़गांव रात को रुका हुआ था। रात को 10 बजे के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी के यहाँ से फ़ोन आया और मेरे को कहने लगे कल मैंने आपने जो पेपर दिया है इस पर मैंने एक मीटिंग बुला रखी है, कल चंडीगढ़ आ सकते हो 11 बजे। मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही हूँ, बिजी हूँ वहाँ। और मैंने कहा जी मुझे जो कहना था उस पेपर में लिख रखा है। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने मेरे को ये कहा कि वो मैंने पढ़ लिया, मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे को हंस के कहने लगे कि जितना जैसे आप नारनौल महेंद्रगढ़ के बारे में सोच रहे हो ऐसे आप पूरे हरियाणा के बारे में सोच के बताया करो मेरे को। मीटिंग की उसके 4-5 दिन बाद में मेरे पास मिस्टर अरुण मलिक थे, चीफ इंजीनियर लिफ्ट इरिगेशन जो होते थे, वो मेरे पास नारनौल आए और उन्होंने कहा कि जी मेरे को आदेश ये हुए हैं कि मैं आपसे बात करूँ, क्या कुछ करना है। मैंने उनको सारे ये पंप्स की कंडीशन वगैरह दिखाई और अल्टीमेटली 143 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना जिसमें पूरी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की मोटरें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दोनों जिलों की वो नई बनाई गई। जो पावर हाउसेज वगैरह ट्रांसफार्मर्स थे बहुत पुराने थे उनको चेंज किया गया और लिफ्ट इरिगेशन की जो कैपेसिटी है, लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 90% तक आ गई। जब वो पूरा लिफ्ट इरिगेशन की ओवरहालिंग हो गई तो तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि जी हमारी नदियों को जुड़वा देते हैं इनसे, नहर से, और 3 महीने कैनाल चलती है लगातार, इस पानी को नदियों में डालेंगे तो वो हमारा रिचार्ज हो गया। क्योंकि मेरी सोच ये थी कि नदियाँ जब चलती थी तो हमारा इलाका हरा भरा था। जो ही नदियाँ 77 के बाद में जो राजस्थान में टेम की बंद हुई, पूरा इलाका एक तरह से उजड़ गया था। उसी रास्ते से पानी दोबारा डाला गया नदियों में। अब आप कभी बारिश के टाइम में आके देखो, मतलब पूरे महेंद्रगढ़ जिले की कृष्णावती दोहन नदी इस बॉर्डर के इस हिस्से से उस हिस्से तक पूरी नदियां जीवित हो गई। मतलब जितना मैं आपको सुन रहा हूँ, गंभीरता से सुन रहा हूँ, मतलब आपके इनिशिएटिव के पहले इरिगेशन को लेकर के कि टेल तक पानी पहुँचे और पूरा इलाका महेंद्रगढ़ या पूरा साउथ हरियाणा है ना हरा भरा रहे, कोई बहुत इफ़ेक्टिव और सीरियसली कोई किसी ने सोचा नहीं था, और अगर सोचा होगा तो सपने में, मतलब ग्राउंड पर
कोई काम नहीं हुआ था, इसका मतलब? सोचा था इसके बारे में, माननीय राव साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने एक नांगल चौधरी में जल प्रबंधन नाम की से एक रैली की थी। उस रैली में इन्होंने लोगों को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठियाँ लिखो कि SYL का फैसला जल्दी हरियाणा के पक्ष में करे। पोस्ट कार्ड भी लिखे गए थे, लेकिन पोस्ट कार्डों से तो पानी नहीं आना था। पानी तो जब व्यवहारिक रूप से एक योजना बनाई गई, उस पर काम किया गया, तब पानी आया। और अब पानी जब आया है, आज शशि जी मैं आज बता रहा हूँ आपको, ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई सरकार आए, कोई मिनिस्टर रहे, जब तक लिफ्ट इरिगेशन पूरी कैपेसिटी पे चलता रहेगा, बारिश में 3 महीने यमुना का पानी हमें मिलता रहेगा, हमारे इस जिले में पानी का क्राइसिस नहीं हो सकता। जो मैं आपको सुन रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ कि लिफ्ट इरिगेशन है ना, उसकी मोटरें बदलना या पूरा ओवर ऑयलिंग है ना, पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना, ये ऐसा लग रहा है आपको सुनकर कि आपने इनिशिएटिव लिया, स्टडी किया, स्थिति का आकलन ग्राउंड का किया, मनोहर लाल जी से मिले, फिर उस पर बजट एलोकेट हुआ और फिर उस पर काम हुआ। मैं जब राव साहब से बात कर रहा था, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं है ना, आपको वाटरमैन, जल कुछ कहते हैं वो, आपको कुछ है ना वाटरमैन या उस तरीके से कि पानी का जितना काम किया, मसीहा है ना, जल मसीहा। मैं राव साहब से पूछ रहा था, हमने कहा कि भाई तो उनके समर्थक या उस इलाके में लोग कहते हैं कि अभय यादव तो जल मसीहा हैं उस इलाके में, वो नहीं रहते तो आज पानी टेल तक पहुंचता ही नहीं, है ना। आपने कहा था कहीं पर कि जब वो मुख्यमंत्रियों से लड़ने में व्यस्त थे, योजना बना रहे थे, तो आप पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, पैदल नहीं सही गाड़ी में आप चल रहे थे। राव साहब ने कहा कि अगर पैदल चलने से पानी आ जाता तो पूरा हिंदुस्तान ही पैदल चल रहा होता। वो तो जब लिफ्ट इरिगेशन के लिए बजट एलोकेट हुआ था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में विस्तार से बताया कि ये उसका रिजल्ट है। और दूसरी तरफ किरण चौधरी की बेटी जो आजकल आपकी पार्टी में, उनकी माँ किरण चौधरी या उनके खेमे के लोग कहते हैं कि साउथ हरियाणा में अगर पानी की स्थिति बदली है ना, ये तो भयंकर डार्क जोन में चला गया था और चला जाता और भयंकर तरीके से, कि जब श्रुति MP थी तब इस पे इनिशिएटिव हुआ था। अब एक बच्चे के 3 रहनुमा हो गए। मैं बताता हूँ, जहाँ तक किरण चौधरी जी की बात है, ये सच्चाई है कि उन्होंने एक ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट किया था नांगल चौधरी में, कैनाल बेस्ड। कैनाल वाटर की ऑगमेंटेशन का वहाँ कोई प्रोजेक्ट उस टाइम नहीं हुआ था। कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट नांगल चौधरी में दिया था और वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल से लगभग 300 करोड़ रुपए या कुछ इतने का प्रोजेक्ट था, जिसमें बूस्टर्स बना के, बूस्टिंग पंप्स बना के और नांगल चौधरी हल्के में पूरे में पाइप सप्लाई पानी की डाली थी। वो उनकी देन थी। वो तो मैंने विधानसभा में भी उनको एक बजे वो अपोजिशन में थी तब भी कहा था। जहाँ तक पैदल चलने वाली बात है, मैंने पैदल चलने की बात तो नहीं कही। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था, हर MLAs के ग्रुप्स बनाए थे, आपको ध्यान हो, उसमें अलग अलग MLAs को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए थे। मेरे को इरिगेशन का जो स्टडी ग्रुप था उसका कन्वीनर बनाया था। उसमें 7-8 MLAs थे, उसमें एक महिपाल ढांडा जी थे, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। मैंने महिपाल जी से कहा कि महिपाल जी अगर इस पे रिपोर्ट देनी है तो इस पे कुछ काम किया जाए, देख के सारा अध्ययन करके करें। तो हमने फैसला किया, हथनी कुंड बैराज में जाके हम रुके रात को रेस्ट हाउस में। एक हमने चीफ इंजीनियर रैंक के ऑफिसर थे मिस्टर जगमोहन करके, उनको साथ लिया। उनके साथ 1-2 नीचे SC एक्शन वगैरह भी थे। हमने नहर की कच्ची पटरी से हथनी कुंड से रोहतक तक हम पूरे दिन में पहुँचे। जगह जगह जहाँ भी हमें जो वाइटल पॉइंट्स लगते थे कि इम्पोर्टेंट है इंडिकेट करने के लिए, उनकी फ़ोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह करते रहे। रोहतक हम रुके कैनाल रेस्ट हाउस में रात को। सुबह महिपाल जी करने के उनको कोई पानीपत काम था, रिमेनिंग मैंने नारनौल तक मैं गया, सारा मैंने काम किया। उसके बाद में एक दिन मैं अकेला उन्हीं के जगमोहन जी के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ, नरवणा ब्रांच जहाँ से इनिशिएट होती है पंजाब से, वहाँ से कुरुक्षेत्र बुढ़ेड़ा हेड तक एक दिन पूरे दिन में आई, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। देन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने मुख्यमंत्री को दी और लगभग मेरे ख्याल से वो 1.5 घंटे तक हमारा प्रोग्राम चला। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे,
रामविलास शर्मा जी भी थे उसमें, और घनश्याम सराफ जी भी थे, और इरिगेशन के सारे ऑफिसर्स थे। तो उसमें मेरा बेसिक थ्रस्ट ये था कि हमारी जो वेस्टर्न जमुना कैनाल है इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि यमुना का जो पानी बारिश का मैक्सिमम अगर दक्षिणी हरियाणा में लाना है, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी वगैरह जिलों में, तो आपको इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्लस आप इसको देखोगे ऊपर से जब अथनीकुंड से चलते हैं तो दादूपुर तक पैरेलल नहर है, हाइडल चैनल है, उसके साथ साथ जो मेन नहर है उसके साथ हाइडल चैनल है। दादूपुर से यमुनानगर में हमीदा जो है, जिसको ऑगमेंटेशन हेड कहते हैं, वहाँ तक सिंगल है वेस्टर्न जमुना कैनाल। तो मैंने उसमें एक रिकमेंडेशन ये दी थी कि जी अगर इसको भी पैरेलल बना दिया जाए, इस कैनाल को भी, तो हमारा फिर राइट अप टू आकेड़ी मदनपुर नीचे मातनहेल तक हमारी सारी कैनाल सिस्टम पैरेलल हो जाएगा और हम डबल पानी ला पाएंगे। अब तो एक नहर में लाके उसी को बांटते हैं, दो जगह बांटते हैं। और वो रिकमेंडेशन मेरी मान ली गई थी। सचिन जी 2200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना था। और आपको पता होगा कि जब सरकार में जो कागज चलते हैं तो एक पीयूसी कहते हैं इसको, पेपर अंडर कंसिडरेशन। उस 2200 करोड़ की पीयूसी भी मेरी ये रिपोर्ट है जो मैंने सबमिट की थी, और जो 143 करोड़ रुपए की पीयूसी है वो भी मेरी ये रिपोर्ट जो पहले मैंने दी थी, इनिशियली दी थी। मेरी इन दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर मैं थैंकफुल टू माननीय मनोहर लाल जी कि उन्होंने काम किया और आज वो लगभग पूरा हो गया और वहाँ पानी आ रहा है। मतलब ये जितनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मेरी रिपोर्ट है ना, मैं कन्वेनर है ना, मैं उस टीम का हिस्सा, मैं यहाँ से वहाँ तक चला, तो मतलब उस मैं में तो फिर वो राव इंद्रजीत सिंह है ही नहीं, मतलब जल युद्ध में। देखिए उसमें राव इंद्रजीत सिंह तो कहीं दूर दूर नहीं थे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसकी इच्छा शक्ति थी। मेरे साथ जो बैक में सपोर्ट थी, मैं तो सिर्फ एक टूल था। मैं हाँ, मतलब मैं फील्ड में काम कर रहा था, मैं ग्राउंड रियलिटी के आधार पर योजना बना रहा था। और माननीय मनोहर लाल जी वो ऐसे मुख्यमंत्री। तो राव इंद्रजीत सिंह क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएंगे। लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक सारी पिक्चर्स, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने इसलिए दिखानी पड़ी आपको कि कुछ बातें, देखिए काम आपको करने की जो होती है ना, इच्छा होती है। मैं आपको आगे 2-3 बातें बताऊंगा अगर आप मुझे समय दोगे कि राव साहब से जो राव साहब बता रहे कि भाई इसलिए दूरी बन गई। आता हूँ मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि मतलब आपके समर्थक आपको एकदम वाटरमैन और जल मसीहा के तौर पे कर रहे हैं, और राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही पैदल चलने और गाड़ी चलने और नहर के बगल चलने से होता तो कायाकल्प हो गया होता। तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ, आप जितनी कहानी कह रहे हैं इसको लेके, वहाँ मैं है ना, मैं का मतलब मैं अभय यादव, मैं अभय यादव ने ये रिपोर्ट बनाई, मैं अभय यादव इस हाँ, मैंने जो काम किया है वो मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया। मैं में कहीं पर राव इंद्रजीत सिंह मुझे नहीं दिख रहे हैं। नहीं देखिए वो कहीं थे भी नहीं, मतलब ये तो आपने बल्कि एक जिक्र ये कर दिया कि हाँ पानी के लिए मतलब उन्होंने भी कुछ किया, एक रैली की और पोस्ट कार्ड लिखवाया। मैं राव इंद्रजीत सिंह चाहे रोल बता देता हूँ, वो मेरे ख्याल से इस बात को स्वीकार करेंगे। जब ये रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री जी को दी, मैं इस रिपोर्ट की कॉपी लेकर राव साहब के पास गया, मैं मिलने गया था तो कॉपी लेके गया मैं उनके पास। मैंने कहा सर ये मैंने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री जी को, और ये रिपोर्ट इसके बेसिस पे, इसकी रिकमेंडेशंस पे काम अगर शुरू हुआ तो अपने इलाके की पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। बिलीव मी, उन्होंने इसके 2-3 पेज ऐसे पलटे और मेरे को वापस लौटाते हुए कहे नहीं आप ही कर लो इसमें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, मतलब मुझे कोई इसमें रुचि नहीं, आप कर लो इसमें जो करना है। ये राव इंद्रजीत सिंह ने आपको कहा? यस, इस पानी की रिपोर्ट पर? हाँ, मेरे को झूठ नहीं बोला। उनसे कभी क्रॉस पूछ लेना उनसे कि ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब आप ये रिपोर्ट लेके गए पानी के प्रबंधन को लेकर के साउथ हरियाणा, राव इंद्रजीत सिंह को आपने रिपोर्ट दिखाई, 2-3 पन्ना उल्टा, और उन्होंने कहा ये आप देख लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी, है ना, आप देख लेना एक अलग मसला है। जी जी, है ना, हो सकता है आप में काबिलियत इतना हो कि वो आप पे भरोसा कर रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो आप कह रहे हैं, मैं विद इन कॉमा बता रहा। हाँ, मतलब कोट अनकोट बता रहा हूं। डिड ही से दैट? जी जी जी, यस ही सेड इट कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, ठीक है, मेरा तो काम सर सबकी बात नहीं तक पहुंचाना है,
बाकी पब्लिक तय करेगी। हम इसके पहले कि आपकी हार और जीत और षड्यंत्र और आपके दर्द पर हम जाएं, एक मसला और है बहुत जो आजकल ज्वलंत बना हुआ है, वो है लॉजिस्टिक हब। राव साहब ने कहा कि ये बावल में बनना था, बावल के लोगों ने, किसानों ने बड़ा विरोध किया कि सारी खेती की ज़मीन चली जाएगी, फिर नांगल चौधरी के लोगों से बात करके इसको नांगल चौधरी शिफ्ट करा दिया। अब ये राव इंद्रजीत सिंह ने तब कहा जब आपके संदर्भ में वो इंटरव्यू चल रहा था, है ना, आपके संदर्भ में बातचीत चल रही थी, और उन्होंने कहा कि जो नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसमें भारी करप्शन है, और ये उन्होंने कहा ये मेरा आरोप है, लैंड परचेज में घपलेबाजी हुई है। और मैंने कहा कि ये आप तब कह रहे हैं जब अभय सिंह के संदर्भ में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा मैं अभी नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ लोगों की जानकारी आ गई है, बाकी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं इस पे खुलासा करूँगा। और ये मेरा सीधा सीधा आरोप है कि नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसमें ज़मीन खरीदगी को लेकर के भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने ही कह के मनोहर लाल जी से कह के इसको नांगल चौधरी में शिफ्ट करा। हाँ, बावल से नांगल चौधरी, ऐसा है साहब। और चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आपके संदर्भ में उस मैं इंटरव्यू आपको में बातचीत हो रही थी तभी इसका जिक्र उन्होंने किया। मैं आपको विस्तार से हालांकि नाम नहीं लिया आपका, लेकिन कहा कि मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, करूंगा मैं जल्दी। मैंने देखी वो वीडियो देखी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जहाँ तक लॉजिस्टिक हब की बात है, ये ठीक है, राव साहब जैसे बता रहे थे कि वहाँ एजिटेशन हुआ, फार्मर्स ने रिजेंटमेंट की। उसी दौरान चंडीगढ़ में मुझे ध्यान नहीं कि कोई विधायक दल की मीटिंग थी या कोई और आयोजन था, पर उस दिन सारे विधायक चंडीगढ़ में थे। सुबह सुबह उन्होंने शायद सभी विधायकों के पास किया होगा, मेरे पास भी फ़ोन किया था। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मुख्यमंत्री के पास जाओ, डॉक्टर बनवारी लाल के पास, और उनको ये कहो कि भाई ज़बरदस्ती ज़मीन ना लें, और अगर लेते हैं तो जो फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको मुआवजा दें, कंपनसेशन दें। मैंने कहा सर ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8 या 9 विधायक थे हम मुख्यमंत्री जी से मिले बनवारी लाल जी के साथ। बनवारी लाल जी ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि जी किसानों की ये प्रॉब्लम्स हैं, और मुख्यमंत्री जी अपनी बता रहे थे कि भाई वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसे देने से प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। इन द मीन वाइल रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कोई एक चुटकुला सा सुना दिया और सब हंस पड़े, लाइट सा वातावरण हो गया। मैं यूँ साइड वाली कुर्सी पे बैठा था, जो मुख्यमंत्री जी बैठे थे, ये बैठे थे, संजीव कौशल जी बैठे थे, उनके साथ में बैठा था। मैंने लाइटली पढ़े उसमें अंदाज में। मैंने कहा जी आप इतनी महंगी ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो ज़मीन? आप हमारे पास आओ ना नांगल चौधरी में, मैं आपको इससे कम पैसे में दिलवाऊंगा और हम विलिंगली ज़मीन देंगे। तो सीएम साहब कहने लगे भाई ये मर्जी आए वही नहीं चाहिए ज़मीन, वो हमें फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर चाहिए, फ्रेट कॉरिडोर के पास चाहिए। मैंने कहा सर ये जो ज़मीन है बाउल वाली तो शायद 1-2 किलोमीटर दूर है फ्रेट कॉरिडोर से, मैं आपको रेल की पटरी के ऊपर ज़मीन दूंगा। तो उन्होंने संजीव कौशल जी को कहा कि भाई कौशल साहब देखो ये। फिर संतोष यादव भी थी मीटिंग में, उन्होंने कहा कि भाई मैं 2000 एकड़ ज़मीन फ्री दिलवाऊंगी। तो सीएम साहब ने कहा भाई ये भी देखो। मीटिंग ख़त्म हो गई। मैं जब बाहर आ रहे थे तो कौशल साहब ने पीछे से मेरे को कहा कि मजाक कर रहे हो या ज़मीन सीरियसली कह रहे हो? मैंने कहा सीरियसली कह रहा हूँ, ज़मीन दिलाएंगे। बाद में उनकी टीम में वो जो संतोष यादव जी ने बताई थी वो शायद रिजर्व फॉरेस्ट थी, वो तो मना हो गई। मेरे पास आए, मैंने उनको 3 साइट दिखाई। एक साइट जो प्रेजेंट बन रहा है ये उन्होंने पसंद किया, और सीएम साहब कहने लगे भी डायरेक्ट खरीदेंगे, परचेज डायरेक्ट करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बीच में ये कंट्रोवर्सी चलती रही, अटेली चल होगा या नांगल चौधरी में होगा। मैंने एक दिन उनको कहा जी ये प्रोजेक्ट मेरे को दे दो। तो रंजन जी जो लैंड परचेज का मोड था, HSRDC ने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया है। मुझे ये नहीं मालूम कि चेक से दिया है कि RTGS से दिया है, लेकिन किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। HSRDC के खाते से जितना पैसा निकला है वो किसान के खाते में गया है। सभी फार्मर्स को एक रेट पे पैसा दिया है, ये नहीं कोई वेरिएशन हो, किसी को कम रेट पे दिया हो, किसी को ज़्यादा दिया हो। 30 लाख रुपए पर एकड़ सभी की खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहाँ तक जाती है,
मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नज़र नहीं आता, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज थी। अगर मान लो किसी मीडिएटर के थ्रू हो या किसी बीच में सौदा करके किसी ने किया हो। फिर दूसरा, लोग जो है गांव के जो लोग हैं उनको मनाया गया था ज़मीन देने के लिए। या तो ये है ना कि उनमें कोई एंग्जाइटी हो, ज़मीन बेचनी हो, कंपटीशन हो कि मेरी दिलवाओ मेरी दिलवाओ। और यहाँ तक कि 1205 एकड़ ज़मीन थी प्रोजेक्ट में, 1056 एकड़ या कुछ इतनी परचेज कर पाए, 154 एकड़ या कुछ इतनी थी, इतनी ज़मीन अभी भी रह रही है। और वो हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ हो गया अब वो। तो लेकिन अभी वो फाइनली मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में सुना था जा रहे हैं, गए या नहीं। लेकिन मेरा कहने का यहाँ भी पॉइंट ये है कि अगर लोग विलिंगली देते, अगर मान लो इस पर कंपटीशन देने के लिए, तो भी कह सकते थे कि भाई किसी से फेवर ले लिया होगा, किसी की ज़मीन बिकवाने के लिए ले लिया होगा। इसमें मुझे किसी भी तरह का स्कोप नहीं लगता। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ राव साहब से, अगर उनके पास कोई सबूत है इनको पब्लिक करें, आदमी का नाम बताएं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना फेवर, इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है, इस बात के लिए लिया है। तो राव साहब ने कहा इंटरव्यू में कि कुछ जानकारियां आ गई हैं, बाकी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये मेरा आरोप है कि जो लॉजिस्टिक हब बन रहा है उसकी ज़मीन खरीदगी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा भी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इस पे खुलासा करूंगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं विद सबूत। मेरा भी आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके उन सबूतों को एक्सपोज करें और बताएं किस व्यक्ति ने कितना पैसा कैसे लिया है। हम तो आपके इंजीनियर तेजपाल यादव हैं, राव इंद्रजीत सिंह ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन इंजीनियर तेजपाल यादव पॉलिटिकल आदमी हैं और अभी आपके इंटरव्यू करने से 1-2 दिन के अंदर, है ना, ये उन्होंने सीधा सीधा आपका नाम लेकर करके आरोप लगाया कि जब तत्कालीन विधायक, है ना, जो जनप्रतिनिधि थे, आपका नाम लिया और उन्होंने कहा कि जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ वो 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2017 का जिक्र कर रहे थे, ये सब घालमेल हुआ, 30 लाख रुपए एकड़ लिया गया, इसमें धांधली हुई। और उन्होंने कहा आरटीआई लगाया था, तमाम तरह की चीज़ें। 79 याचिकाएं हाई कोर्ट में है मामला, किसानों को मुआवजा ढंग से नहीं मिला, और ये सब कह के उन्होंने आपका नाम लिया और कहा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। ऐसा है शशि जी, जहाँ तक इंजीनियर तेजपाल की बात है, ये मेरे खिलाफ मेरे विरुद्ध 2014 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इसने लड़ा था चुनाव और 1100 वोट ले इसको आई थी। ये उसके बाद में लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है, मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता इस बात की। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो कहते हैं किसान वो चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो लैंड देना नहीं चाहते थे, क्योंकि हाई कोर्ट में उनको इसलिए जाना पड़ा कि हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बनाया कंसोलिडेशन करने के लिए, उस लैंड को कंसोलिडेट करने के लिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसके तहत ये ज़मीन एक्वायर नहीं की गई थी, ये ज़मीन डायरेक्ट परचेज की गई थी। तो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो कोई रेलिवेंट नहीं है यहाँ। दूसरी बात कि उस जो एक्ट बनाया था, हरियाणा गवर्नमेंट एक्ट बनाया था, उसमें बनाया था कि भाई 70% प्लस ज़मीन अगर सरकार के पास हो किसी प्रोजेक्ट का और 30% या उससे कम ज़मीन बच जाए, तो उस ज़मीन को सरकार 2 ऑप्शंस के साथ फार्मर से ले सकती है। या तो ज़मीन के बदले में उतनी ही ज़मीन उनको दे दें, या उनको कंपनसेशन एक रेट फिक्स कर दें, उसमें पैसा दे दें। तो सरकार ने उनको नोटिस दिया उस एक्ट के तहत कि भाई ये आप या तो ज़मीन ले लो इसके बदले में हमारे से, या पैसे ले लो। उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में बीच में एक बार स्टे हो गया था शुरू में, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फाइनली उसको डिसाइड कर दिया, उस एक्ट को हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कंपनसेशन आप दोगे फार्मर्स को, वो जो 2014 का 13 का जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत जो फार्मूला है उस फार्मूले में कैलकुलेट करोगे। तो अब ये स्थिति है उसकी। चलिए, मतलब आप इंक्वायरी के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूँ हर तरफ से आपका नाम उसमें आ रहा है कि घपलेबाजी में अभय यादव शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिस एजेंसी से राव इंद्रजीत सिंह कहें
वो खुद भी कोई कमेटी बना दे अगर अपने आदमियों की, वो भी इंक्वायरी कर लें, वो करके बता दें कि भाई किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ इसमें। मैं तो एजेंसी में नहीं कहता, मैं तो उन्हीं को जज बनाता हूँ। वो कोई कमेटी बना दें और वो कमेटी ये बता दे कि भाई इस तरह से इन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार किया। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आप 10 साल नांगल चौधरी को रिप्रेजेंट करते रहे बतौर विधायक, बतौर एमएलए। 19 वाले टेन्योर में आप मंत्री भी रहे। अगर अभय सिंह यादव इतने दमखम वाले नेता हैं तो 2024 हार क्यों गए? अब आप ये कहें कि रॉ इंद्रजीत सिंह ने हरवा दिया, इसका मतलब ये हो जाता है कि रॉ इंद्रजीत सिंह आज की भी तारीख में अभय यादव से बड़े हैं और रॉ और अभय यादव को आज भी रॉ इंद्रजीत सिंह की जीत के लिए जरूरत है। देखो शशि जी, नंबर एक तो आप ये बात ठीक है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं कोई अपने आप में ये कोई, मेरे को ये नहीं है कि मैं बहुत दमखम वाला हूँ और मेरे को कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, जहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह की बात है, मेरी 2024 की हार में अकेले राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर नहीं है। वो 1 दर्जन कारणों में से एक कारण हो सकते हैं। मैं आपको उस चुनाव की बता दूं, चुनाव अपने आप में निराला चुनाव था। पहली बात, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें विपक्ष की सारी पार्टियां एक गाड़ी में बैठ के कैंपेन के लिए जाती थी। कैंडिडेट डायरेक्ट फाइट थी। जेजेपी ने एक कैंडिडेट उतारा था। वो पहले उस कैंडिडेट ने, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा है, पहले वो अटेली से इंडिपेंडेंट भरा था। नॉमिनेशन आखिरी दिन जब नॉमिनेशन था, उससे पहले दिन अटेली से विड्रा करता है। नांगल चौधरी में जेजेपी टिकट पे चुनाव फार्म भरता है और आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो इसको हराने के लिए आया हूँ। उसने अपने लिए वोट नहीं मांगे, उसने ये कहना शुरू कर दिया मुझे तो अभय सिंह को हराना है। खैर, तो डायरेक्ट फाइट थी। कांग्रेस और सारे जेजेपी, लोकदल, जो भी अपोजिशन पार्टी है, सारे इकट्ठे थे। हमारी पार्टी के 3 बड़े नेता, एक का तो आप नाम ही ले रहे हो, 2 का मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। 3 बड़े नेता कौन है? मतलब आप मुझे इतना इंटेलिजेंट और होशियार मत नहीं नहीं, आपको पता है सारी बातें। कौन? एक तो रॉ इंद्रजीत सिंह, हाँ। दूसरे 2 और आप अपने लेवल पे पता करो, पता लग कौन? आपके इलाके के बड़े नेता? हाँ, हमारे इलाके के, मतलब आपकी ही पार्टी के? हाँ जी, हाँ जी। तो एक रामविलास शर्मा भी हैं उस इलाके में बड़े मैं नेता? नाम नहीं लेता, लेकिन आप अपने लेवल पे पता कर लेना। मतलब एक तो हो गया रॉ इंद्रजीत सिंह, दूसरे रामविलास शर्मा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तीसरे? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तीसरा कौन है उधर बड़ा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप पता कर लेना। इससे बाद में राजस्थान से 20 एमएलए और एक्स एमएलए टोटल 20 दिन यहीं रहे हैं। एक 5-5, 4-4 गांवों पे एक एमएलए बैठा था। पता कर लो, फील्ड में पता करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभय यादव को नांगल चौधरी से हराने के लिए रॉ इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा, तीसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर पता लग जाएगा आपको, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी। तीसरा कौन? मतलब इशारा कर दें इलाका में, कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा, आगे चलें। मतलब ये 3 धुरंधर, उसके बाद पूरा राजस्थान, मतलब ये सब के सब लोग आगे अभय यादव को हराने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ग्राउंड रियलिटी चेक कर लो आप। उसके बाद में पार्टी के शायद वो हल्का ऐसा है जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग तक नहीं हुई चुनाव के दौरान, एक भी। क्यों नहीं हुई? इसके भी कारण है। मतलब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ ये सारा। उसके बाद में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ, कांग्रेस के कैंडिडेट का एक वीडियो है मेरे पास, वो सोशल मीडिया पे जा रहा। उन्होंने चुनाव के दौरान अपने वर्कर से अपील की, अगर चुनाव जीतना है तो बूथ कैप्चर कर लो। और सचिन जी, फिगर से आप इंटरनेट पे चेक कर लो, 182 बूथ थे। 156 बूथों पे 1,01,000 वोट पोल हुए। 26 बूथ ऐसे हैं जिन पे 16,185 वोट पोल हुए। और ये 26 बूथ वो हैं जिस पे 90% के लगभग पोलिंग हुई है और लगभग सारे का सारा वोट एक कैंडिडेट का है। 16,185 में 11,448 वोटों की लीड है कांग्रेस के कैंडिडेट की। मैं 6900 से हारा हूं।
1,01,000 वोटों की गिनती करते हो 156 बूथों की, तो 4,500 वोटों की मेरी लीड है। उन 16,000 वोटों में 26 बूथों में 11,448 वोटों की लीड है। तो मेरा चुनाव तो जो सबसे बड़ा कारण है वो तो बूथ कैप्चरिंग का है। तो रविंद्रजीत सिंह तो नहीं हरवाए ना आपको? मैं कहता हूं क्योंकि आपके समर्थकों में, आप में, अब ये इंटरव्यू में भले ही आप कह रहे हो, लेकिन भाव तो ये है मैंने कि नांगल चौधरी में हरवा दिया। मैंने आपको ये बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह जी 10-12 जो कारण थे उनमें से एक कारण रहे हैं। अच्छा। उन्होंने प्रयास किए हैं। मेरे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि रात को एक दिन अटेली से 11 बजे चले हैं, वो 3 बजे तक नांगल चौधरी में चक्कर लगा के गए। उसी दिन, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे पता लग गया था कि आज रात को आए थे। प्लस उन्होंने मतलब कई दर्जन लोगों को, उनके लोग फ़ोन मिला के और कान के लगा के आदमी को, जैसे आपके पास गए, आपको कहा शशि जी राव साहब बात करेंगे, उन्होंने लोगों को कहा है, अपील की है कि बीच को रहो, उन्हें किया। लेकिन वो उन्होंने ये काम तो 2019 में भी किया था। 2019 की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उनके लोगों ने अपोजिशन के कैंडिडेट की स्टेज से बोले हैं। वो मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं होगा किसी पार्टी में रह के और अपोजिशन के कैंडिडेट के पार्टी के वर्कर्स जो जिनको कहते हैं वो अपोजिशन के कैंडिडेट से स्टेज से बोले हों। वो किया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम क्योंकि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट। रविंद्रजीत सिंह ने मेरे ही इंटरव्यू में ये कहा कि नांगल चौधरी में 2014 में जब लड़ रहे थे अभय यादव, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 4 बार मैं गया, नए कैंडिडेट थे, कमज़ोर थे, और पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया हुआ था, हेलीकॉप्टर दिया हुआ था। मुझे 4 बार नांगल चौधरी जा करके और अभय यादव को जितवाना पड़ा। और उन्हीं अभय यादव को जब बादशाहपुर में एक जनसभा का जलसा कर रहा था, कहा कि आकर के स्टेज पे 2 शब्द बोल दो, तो उन्होंने कहा कि मैं आ नहीं सकता, मेरी नरवीर से अच्छी दोस्ती है। मतलब एक दोस्ती के लिए एक रिश्ते को कुर्बान कर दिया, उस आदमी को कुर्बान कर दिया जिसने 2014 में एक अधिकारी को एमएलए बनाया, विधायक बनाया। देखिए ये बात सत्य है कि राव साहब मेरे पास मेरे सपोर्ट के लिए वो स्टार प्रचारक थे पार्टी के, और स्टार प्रचारक की हैसियत से मेरे वहाँ 4 बार तो नहीं 3 बार आए वो। एक बार नॉमिनेशन वाले दिन वो पब्लिक को एड्रेस करके गए, एक बार चुनाव से जो प्रचार खत्म हुआ उसके एक दिन पहले आए, वो निजामपुर में रैली थी वहाँ आए, और एक बार बीच में 2-3 गाँवों में 10-10 मिनट की कॉर्नर जो नुक्कड़ सभाएं वो एड्रेस करके गए थे। ये सत्य है, वो आए और उसका मैं आज भी एहसान मानता हूँ उस बात का। लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि राव साहब से पूछना कि उनका एक भी वर्कर 2014 में भी मेरी गाड़ी में बैठ के कभी गया हो मेरे साथ। मैं उनके वर्कर्स के घर 3-3 बार रात को 2-2, 3-3 बजे भी उनके घर जाके कोशिश की उनसे मिलने की, एक भी वर्कर उनका गाड़ी में नहीं बैठा। जब 2014 की बता रहा हूँ, आप जब आप कह रहे हो, तो 2014 में राव साहब ने मेरे को खुद काउंटिंग से पहले दिन शाम को 5-6 बजे के लगभग मेरे को फ़ोन किया कि अभय सिंह यार बाकी तो सारी क्लियर है, आप वाली मुझे लग नहीं रहा जीतोगे आप। तो मैंने कहा नहीं सर मैं जीत रहा हूँ। बोले यार कैसे जीतोगे, अहिरों के आधे वोट बाहर गए बताए। तो मैं जो बात कहता हूँ मैं वही कहता हूँ जो हुई है। मैंने उनको कहा सर आपके जो लेफ्टिनेंट हैं ये तो मेरे को पोलिंग वाले दिन रात को हरा के सोए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ, और मैं जीतते ही कल आपके पास आऊँगा। मैं जो ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जीतते ही मैं रात को राव साहब के पास गया। जब मैं गुड़गांव पहुँचा तो उन्होंने कहा कि नहीं कल सुबह आना, तो फिर मैं सीधा हरिद्वार चला गया। स्वामी जी ने मेरी मदद की हुई थी। फिर अगले दिन राव साहब से मिला, उन्होंने टीवी चैनल्स वाले बैठे थे वहाँ, उनके सामने मैंने ये कहा कि राव साहब की वजह से हरिद्वार दक्षिण हरियाणा में इतनी सीटें आई हैं और हमारे नेता राव इंद्रजीत सिंह से हैं। उन्होंने पूछा मेरे को मुख्यमंत्री का आप किसको चाहते हो, मैंने कहा हमारे नेता राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन मैंने सुना कि कोई मीटिंग हुई कि मुख्यमंत्री का नाम सुनिए उस पे बाकी सब खड़े हो गए, आप कुर्सी छोड़े ही नहीं, आप बैठे रह गए राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर कि मुख्यमंत्री। देखिए वो भी मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। उसमें राव साहब जो कह रहे हैं अग भाई वो उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे किसी ने नहीं बताया कि खड़े होना है। मुझे राव साहब ने ये नहीं कहा कि या किसी उनके आदमी ने नहीं कहा कैसा करना है। विधायक दल की मीटिंग में गए, नेचुरली जो पार्टी विधायक दल की मीटिंग होती है हाईकमांड फैसला करके कोई भेजते हैं, वो कहते ही ये वैसे पार्टी के प्रोटोकॉल में भी नहीं है कोई बीच में खड़ा हो। तो मैं तो बैठा रहा और वो खड़े रहे, 3-4 आदमी खड़े हुए। जब मैं उसके बाद में दिवाली थी, उसके बाद में दिवाली पर राव साहब के पास गया मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को नाराजगी भरे लहजे में कहा कि तुम खड़े नहीं हुए। और
मैंने उनको उस टाइम ये कहा कि सर बात यह है कि अगर 20 एमएलए भी खड़े हो जाते तो क्या सोचते, पार्टी का फैसला बदल जाता। मैं कहा पार्टियां तो, आप तो इतने पुराने सीनियर आदमी हो, पार्टियां तो हाईकमांड करती है फैसला, आपको वहाँ करना चाहिए था। और मैंने फिर जो मेरे से गलती हुई वो यही हुई कि मैंने उनको कहा कि जी 9 साल में से 7 साल आप हुड्डा साहब के खिलाफ रहे, इलाका तो बर्बाद हो गया, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, और हमें मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है राव साहब, पता नहीं फिर कभी मौका है तो फिर देख लेना, अब तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करें। और उन्होंने बड़े तल्खी से मेरे को कहा अच्छा तू जा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम कर ले। तो ये उसी में मैं समझता हूँ कि उसी टाइम से उन्होंने मेरे बारे में कुछ रेजोल्यूशन पालनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये सत्य है कि मैं 2-2.5 साल राव साहब के पास जहाँ वो कहते थे जाता था, जहाँ तक वो कह रहे हैं कि वो गया नहीं उस रैली में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सची जी, सामाजिक और व्यक्तिगत रिलेशंस भी मैटर करते हैं। राव नरवीर सिंह 1987 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से मेरा इनके साथ मिलना जुलना है। मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री नहीं? मंत्री बने थे तब इनसे मेरा मिलना जुला था। और तब से लगातार कभी हमारा बीच में कोई ब्रीच नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा ये कि हमारी एक रिश्तेदारी भी है इनसे। इनकी बहन हमारे गांव में मैरिड है और इनकी जो बहनोई है उनकी दादी और मेरी माँ चाचा ताऊ की बहन है सगी। अब वो रैली जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपको ध्यान हो, मेयर का चुनाव हुआ था गुड़गांव में और इनका कैंडिडेट जीत गया था, राविंद्रजीत सिंह का, इनका राव नरवीर सिंह का हार गया था। उसके सिलसिले में वो मीटिंग कर रहे थे वहाँ। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा था, मैंने ये कहा जैसे वो कह रहे थे ना मैं नहीं आना, मैं विनम्रता से कहा था, मैंने कहा सर आप जहाँ बुलाते हो मैं आता हूँ, मेरे को इसमें एग्जाम्प्ट कर दो, मेरी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, मेरी इनसे नरवीर सिंह से मेरे पर्सनल रिलेशन है। उसके बाद में वो ऐसे रूठे कि वो उसके कुछ दिन बाद में दोंगड़ा में रैली की थी, वो मेरे को बुलाया नहीं उनने, कहा ही नहीं कि रैली है। उसके बाद में कभी नहीं तो नारनौल जब जाते थे इनके स्टाफ से फ़ोन आता था राव साहब आ रहे हैं, उसके बाद मेरे पास कभी फ़ोन आया। दरअसल राव साहब के साथ ना एक दिक्कत है, बहुत बड़े परिवार से हैं, नेता भी बड़े हैं, भी तो मतलब किसी के नकारने से कोई नहीं हो सकता है, कोई छोटे नेता है, लेकिन दिल बहुत छोटा है। मतलब एक पत्रकार ने, नारनौल के ने, स्थानीय पत्रकार ने मेरे नाम के आगे रूटीन में लोग कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं, उसने भी विकास पुरुष छाप दिया। उस अखबार के एडिटर इन चीफ के पास शिकायत करने पहुंच गए कि आपकी उसने इसके विकास पुरुष कैसे लिख दिया इसके नाम के आगे। एक टीवी चैनल के किसी पत्रकार ने एक दिन मेरी पॉजिटिव 2-3 खबरें चला दी लोकल मीडिया पे, वहाँ उनके चेयरमैन के पास शिकायत करने पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ कितने बड़े नेता को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। अगर मैं उस दिन नहीं भी गया, मैंने उनको अपना कारण भी बता दिया था, तो उसका कारण ये थोड़ी कि मैं उनका विरोधी हो गया और उन्होंने उसी दिन से मेरे को विरोधी मान लिया। चर्चा ये भी है 2024 के बाद, रिजल्ट के बाद आपके समर्थकों द्वारा, मैं आपको इसलिए कोट नहीं कर रहा हूँ कि अभी तक मैं रिसर्च तो बहुत भयंकर वाला करता हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं वैसा, लेकिन आपके समर्थकों का मिला कि आपके समर्थक ये कहते हैं कि महेंद्रगढ़ की एक सीट, वो एक सीट अटेली, उसको जीतने के लिए रामपुरा हाउस ने पूरे महेंद्रगढ़ की बाकी सीटों को दांव पे लगा दिया। ये तो सच्चाई है। ये आपके समर्थक खूब प्रचारित करते हैं या इस पे चर्चा करते हैं? नहीं, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, मैं भी कहता हूँ। क्या आप अगर बहुत गहरी रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च कीजिए कि इनके समर्थक महेंद्रगढ़ में किसी सपोर्ट कर रहे थे, नारनौल में किसी कर रहे थे, और नांगल चौधरी में तो सबको पता है, उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, दाव पे नहीं लगाना तो क्या है ये? मतलब आपका ये कहना है कि अटेली के लिए बाकी सारी सीटों को दांव पे लगा दिया? बिल्कुल सच्चाई है ये सत्य है, इसमें ये वेरीफाई कर लो। आप कहते हो रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। रिसर्च ही कर रहा हूँ ना। तो मैंने बता दिया ना आपको, ये तो सत्य है। सैम्पलिंग करते हैं तो हमने कहा कि जब आपके समर्थक कह रहे हैं तो बिना आपके कहे हुए तो नीचे बात हो नहीं रही होगी। नहीं, ये सत्य, ये तो आम जनता में है। वह आप महेंद्रगढ़ के किसी आदमी से जो पॉलिटिकल जागरूकता थोड़ी बहुत है, पॉलिटिकल बात करता है, किसी से पूछ लीजिए, मेरे कहने से या मेरे समर्थकों के कहने से बात नहीं है। क्या अभय यादव ने राजा साहब यानी रॉ इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बगावत के लिए
नई सेना बनानी शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह, सीताराम यादव, है ना, जहाँ चाय पीने गए थे वहाँ वाला सरपंच, मतलब सब्जी जब बनाते हैं ना तो थोड़ा आलू, टमाटर, फूल गोभी, बंदा गोभी, बीन्स और ऊपर से रॉ नरबीर का गरम मसाला लास्ट में। मतलब आप राजा साहब की सल्तनत को चुनौती देने की मतलब पूरी वो रणनीति, सब इकट्ठा हो रहे हैं। आपके उस वाले चाय वाली पार्टी का मैं भाषण सुन रहा था, वीडियो, तो सब तेवर में थे। देखिए जी, ऐसा है कि वैसे तो आप पत्रकार हैं, पत्रकार लोग कुछ भी इन्फ्लुएंस निकाल लें। दो बातें बताता हूँ आपको। मतलब सर, हम धुआं वहीं देखते हैं जहां धुआं देखते हैं तो आग ढूंढते फिरते हैं चलो, कि कहाँ आग लगी है, जहां का ये मैं धुआं है। चाय की बता देता हूँ जी। चाय की। इस चाय से पहले मैं जो चाय पीने गया, इससे पहले उसी गांव में माननीय राव साहब, उस गांव भुंगार भुंगार का वहाँ राव साहब चाय पी कर के आए। हाँ, राव साहब आपने कहा कि लौ लश्कर के साथ चलो, वहाँ चाय पी कर करके जलसा करो। नहीं, नए साल पे जश्न मोहब्बत के नाम पे, है ना, ताकत दिखाने की कोशिश हुई। सबको तुम भी आ जाओ, सीताराम यादव, है ना, कंवर सिंह जी आप भी आ जाओ। उनकी तो वैसे ही रामविलास शर्मा से मतलब 36 का आंकड़ा है। रामविलास शर्मा, आप 3 नाम बता रहे हैं, 2 तो मुझे समझ में आ गया, तीसरा में उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं समझ पाया। मैंने सिर्फ एक बताया, बाकी तो आपने इन्फ्लुएंस निकाली। हाँ, लेकिन रामविलास शर्मा कह रहा हूं तो आप ना भी तो नहीं कह रहे हैं ना। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको इस चाय की बात। कुछ दिन पहले जो चाय का हमारा प्रोग्राम था, उससे कुछ दिन पहले माननीय राव साहब 3 जगह चाय पी के आए एक दिन में। मेरे हल्के में दो मेरे हल्के में, एक नारनौल हल्के में, वो मेरे गांव में, मेरे अपनी जो पैतृक गांव ढाणी है उसमें। तीनों ही जगह उन लोगों के पास चाय पी के आए जो उन्होंने पूरे जोश से, जो बिल्कुल पागलपन की हद तक मेरा विरोध कर रहे थे। और इस गांव के, भुंगार का गांव के जो एक्स सरपंच है, अभय सिंह नाम है, मेरा नाम राशि है, वो राव साहब के बहुत क्लोज होते थे। उस आदमी की गलती ये थी कि इस बार उसने मेरे को सपोर्ट कर दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो उसने, उससे राव साहब नाराज हो गए। तो आप वहाँ चाय पीने चले गए। नहीं, इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। सुनिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने उनको नहीं कहा। सच्चाई ये है कि वो भुंगार का गांव के वो अभय सिंह जी और उनके साथ 5-7 आदमी मेरे पास आए, कहने लगे चाय पिलानी है आपको, वहाँ पी लेते हैं भाई। अब जहाँ तक कंवर सिंह जी का और सीताराम जी की बात है, आप वेरीफाई कर लीजिए, मैंने इनको चाय के लिए इनवाइट नहीं किया, मैंने कहा भी नहीं। वो जो चाय जो आयोजन जिन्होंने किया था, वो इनको निमंत्रण देकर आए और ये आ गए। ऐसे ही होता है ना अबे जी, मतलब वैसे ही होती है। जैसे अभी आप जब इंटरव्यू के लिए आए तो 2 मिनट देर हो गए, फिर आपने कहा भाई मैं 2 मिनट देर हो गया, माफ़ी मांग रहा हूँ। हमने कहा यहाँ तो लोग 2-2 दिन देर हो जाते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, है ना। तो अभी आप नेता नहीं हुए। मतलब पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। राजा का कौन कौन दुश्मन है पता करो मोहल्ले में, नहीं, फिर सबके यहाँ न्योता भेजो, फिर बुलाओ, फिर जो उस गांव में भाषण हुआ, है ना, विकास पुरुष से लेके पानी पुरुष से लेके पता नहीं क्या क्या हुआ, है ना, बब्बर शेर और ये और वो, और अपना ही राजा, अपने ही शिकार, मतलब जितने एलिमेंट हैं वो वहाँ पर एक एक कर करके सबने उन सारे एलिमेंट्स पे सबकी अच्छी खासी। देखिए, कुल मिला के है अपने शशि जी, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत एक दूसरे में, मैं तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। उनकी जो राजनीतिक स्टाइल है ना, देखिए मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई एम्बिशन नहीं है, मेरी कोई विरासत नहीं है। आपने उसमें ये भी कहा था, मुझे बीच में याद आ गया, कि जब राव साहब मुख्यमंत्रियों से लड़ने की योजना बनाते थे तो मैं पानी के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने राव साहब से पूछा, हमने कहा कि ये तो है ना कि भाई हुड्डा साहब, उसके पहले उसके बाद मनोहर जी, सबसे। उन्होंने कहा कि मुझे मतलब इलाके के डेवलपमेंट के लिए मैं चिंतित रहता हूँ, मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहिए, और एक बात जरूर है कि पिछलग्गू होकर के किसी का नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक बात सुनिए, अब आपने 2 बातें कही हैं, मुझे एक बताइए कि मुख्यमंत्रियों से लड़ाई करके इलाके का विकास हो सकता है क्या?
मुझे तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्रियों से दूरी बना के इलाके का विकास हो सकता है। स्टेट का मैं तो एज ऑफिसर भी देख रहा हूँ, मैंने देखा है, एज पॉलिटिशियन भी मेरा जो अनुभव है वो तो ये है कि मुख्यमंत्रियों के नज़दीक होके तो कोई काम करवाया जा सकता है, नहीं तो मुख्यमंत्रियों की खिलाफत करके इलाके का विकास होता है, ये बात मैं तो इसका समर्थक नहीं हूँ इस बात का। दूसरी बात पिछलग्गू वाली बात जो राव साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए। देखिए मैं वो ठीक है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बड़े आदमी कुछ भी कह दें, लेकिन मुझे आप ना राव साहब की कोई एमएलएज के साथ जो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, एमएलएज की वीडियो आपने अभी अपने आप ही आप बता रहे हो कि अगर मैंने उनसे के कहने से कहीं एक मीटिंग के लिए मैंने एग्जम्पशन मांग ली तो राव साहब नाराज़ हो गए। अब हालांकि उनकी बेटी मंत्री है, और रंजन जी मैं बेटी सबकी बराबर होती है, मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैं उनकी बेटी के बारे में कभी कोई वो नहीं बोलता, लेकिन जो पिछलग्गू की बात है ना, आप कभी उनकी किसी भी फंक्शन की जो अब एमएलए हैं प्रेजेंट उनकी फ़ोटो देखिए, राव साहब की या उनकी बेटी की फंक्शन की, वो पीछे इस तरह से खड़े रहते हैं जहाँ जैसे सिक्योरिटी वाले या जो पर्सनल स्टाफ पीए वगैरह खड़े रहते हैं ना, इस तरह खड़े रहते हैं। पिछलग्गू की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? आपने बेटी का जिक्र किया है ना, अब एक कोरियावास मेडिकल कॉलेज है ना, 6 महीने से डॉक्टर की सुविधा नहीं, ये नहीं वो नहीं, आपने शायद ये कहा कि अगर यहाँ हालात नहीं सुधरे 6 महीने में है ना तो आंदोलन करेंगे, या जो भी मतलब आपने उसको कहा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बेटी ने अब उनकी ही बेटी आरती राव जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये जो मेडिकल कॉलेज है वो उसकी स्थिति सुधारना प्रायोरिटी है कि उसी बहाने है ना, पॉलिटिक्स में क्या है कि 2 + 2 4 कभी भी नहीं होता है, 100 - 96 भी 4 होता है। तो उस बहाने आप हेल्थ मिनिस्टर जो आरती राव हैं उनको आप निशाने पे ले रहे। 2024 के बाद आप हार गए, अब आप तो नहीं मतलब ऐसा नहीं, ऐसा खुला घूम रहे हैं, जहां चाय पी लीजिए, ये भाषण वो भाषण। ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये चाहता हूँ ये लड़की ग्रो करे, पॉलिटिक्स में परफॉर्म करे, मौका मिला है, इलाके की एक लड़की को मौका मिला है, परफॉर्म करेगी, इलाके का फ़ायदा होगा। मुझे व्यक्तिगत तो मैं हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बढ़े आगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, मेडिकल कॉलेज मैं भी उसे इमोशनली उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आप माननीय मनोहर लाल जी से कभी मिलें तो आप पूछिए कि मैंने उस कॉलेज के लिए उनको कितना प्रेशराइज किया, कितनी बार उनसे कहा कि क्योंकि हमारे शशि जी हमारे जो पेशेंट्स हैं ना 90% जयपुर जाते हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं मोस्टली उनमें से जो ना रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, कोई कोटपुतले के पास, कोई शाहपुरा के पास, कोई आमेर के पास। तो मैंने माननीय मनोहर लाल जी से ये कहा कि मैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हम कोई इसमें लग्जरी के लिए नहीं मांग रहे, और उन्होंने दे दिया। एक 725 करोड़ रुपए लगा के इतनी भव्य बिल्डिंग बनी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी उधर जाओ तो एक बार उस बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल जो बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, 80 एकड़ में इतना बढ़िया कम्प्लेक्स है। मतलब मेडिकल कॉलेज को लेकर के जितने आपके तेवर, ठीक है वो कंसर्न है, हेल्थ सर्विसेज सुधारना चाहिए, लेकिन क्योंकि है क्या कि अगर मौसम हो बारिश का, मौसम हो कुहासे का, है ना, अब कोई धुआं भी कहीं हो तो स्मॉग और फॉग में तो डिफरेंशिएट कर पाना कई बार मुश्किल होता है ना। आप उस मौसम में ये बात कर रहे हैं जब आपकी मोहब्बत राव साहब से फिर वही बात सरेआम है। राव साहब के तो उस बहाने आप आरती राव पे भी निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है कि अब वहाँ उस मेडिकल कॉलेज का हाल है कि यहाँ जुकाम की खांसी की दवाई भी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आप उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर तो यही है आपके इलाके की। मैं कहता हूँ कि मैं तो सरकार से कह रहा हूँ। हाँ, बेटी तो सरकार क्या होता है? सरकार भाई मंत्री सरकार नहीं सरकार के लेवल पे मैं तो कहता हूँ सारी सरकार की, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी उसको चलाना। मैं हमारी पार्टी की सरकार है, मैं अपनी पार्टी की सरकार को कह रहा हूँ कि भाई ये इसको मेडिकल कॉलेज को चलाओ। और वो जो मेरा कहने का वो जो भाव था वो था
सरकार के पास ये सीरियस, मतलब अचानक ये बहुत थोड़ा ज्यादा जागृत हो गया। इसका सीरियसनेस पहुंचे नहीं। मैं काफी दिन से प्रयास कर रहा हूँ। कर रहे होंगे ना, मतलब सचिवालय में करते होंगे, सड़क पर थोड़ा सा ज्यादा आप चिंतित भाव सड़क में पे नहीं नजर कर आ रहे, गए। सड़क पे नहीं कर रहे। सड़क पे हमें तो वो सड़क पे नहीं करनी, सड़क पे कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मतलब कॉलेज को इसी तरह बैठाते रहे तो फिर तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। मंजू चौधरी अगर कोई डिनर पे चली जाए, भाई एक सामाजिक वो है, तो उसमें आपको क्यों राजनीति, रणनीति, षड्यंत्र क्यों लगता है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने षड्यंत्र नहीं कहा, रणनीति नहीं कहा। आपने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी में मोस्ट वेलकम है। मैं वो हमारी पार्टी, हमारी सरकार की भी प्रशंसा करती है, हमारे नेताओं की प्रशंसा करती है। तो मैंने आपको कहा तो कि खुश होना चाहिए। मैं खुश आपको हराकर वो जीती है, कहीं जाकर के गुलाब जामुन अगर खा लिया तो इसमें आपको इतनी मिर्च क्यों लग गई? मिर्च नहीं, मैंने तो उनका स्वागत किया था। मैंने कहा कि आ जाइए अपनी पार्टी में, आ जाइए। अपनी पार्टी में बुला रहे हैं तो कुछ नफरत से थोड़ी बुला रहे हैं, हम तो उनको कहते हैं, उनका लगाव है हमारी पार्टी से, हमारी नेताओं से लगाव है, तो आ जाइए यहाँ हमारी पार्टी में, आ जाइए। मैंने तो ये कहा। चलिए एक आखिरी सवाल, ये रॉ इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बगावत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। और बगावती तेवर वाले लाइक माइंडेड सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई इकट्ठा होने वाली बात नहीं है। देखिए, हम तो, मैं सिर्फ मुझे जो रिजर्वेशन है वो देखिए कि भाई हमने काम किया है। नारनौल में सब्जी बनाते हैं, बादशाहपुर में उसमें ला करके वो गरम मसाला डाल देते हैं, रॉ नरवीर वाला। नहीं, वो तो राव साहब जो है ना, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। वो उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि पता नहीं इसकी पार्टनरशिप है क्या। हाँ, मतलब कई चर्चा है, राव जो नरवीर उस सिंह तरफ से। कैंप के लोग हैं कहते हैं कि कंवर सिंह, अभय यादव, रॉ नरवीर, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ बिजनेस अलाइनमेंट भी है। देखो, ऐसा है कि सची जी, मेरा बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कहीं कोई आदमी ये कह दे कि ये इसका नरवीर से, कंवर सिंह से कहीं से कोई बिजनेस, ऐसा कुछ बात है नहीं। बिजनेस वाली कोई बात नहीं। मैं तो सरकारी नौकरी था, बच्चे सारे सेटल्ड हैं, अब सब मैं अपने तरीके से। चलिए आखिरी सवाल, रॉ साहब के यहाँ आखिरी बार गुलाब जामुन कब खाया था आपने? राव साहब के पास तो साहब मैंने खाया था, अगर आपको सही माने में बताऊं, फिर वो इसकी भी आप एक स्टोरी बना लोगे। हमारे यहाँ याद नहीं है? नहीं, याद है। खातौली हिर में एक करप्शन एक्सीडेंट हुआ था, 11 आदमी मरे थे, आपको ध्यान हो। 2015-16 की बात है, 16 के लगभग की बात, 16-17 की। उस टाइम राव साहब ने जैसे अब डिनर किया था, ऐसे डिनर किया था साउथ हरियाणा के एमएलए का। तो मुझे वो बात इसलिए याद रहती है हमेशा दिमाग में। उस दिन मैंने राव साहब से फ़ोन पे कहा था कि राव साहब, 11 लाशें पड़ी हैं मेरे हलके में, इनका पोस्टमार्टम चल रहा है, मुझे इससे एग्जम्प्ट कर दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है। मैं गया था और वर्चुअली उस दिन, मतलब मैं बहुत व्यथित था, प्रेशर में था, निराश था। गया था वहाँ, तो उस टाइम गए जब तक वो डिनर में लेट गया था, डिनर हो चुका था, पर खीर 1-2 चम्मच में खा के आया था जो उस दिन। लेकिन मुझे इसलिए याद है वो कि उस 11 आदमी जो थे वो सारे गरीब शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे। 22-22, 23-23 साल के बच्चे थे, उनकी विधवाएं थी। जो डेथ हुई हैं वो लड़के 22-22, 23 साल के थे। और मुझे आज जब पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ आपको, पुलिस ने बेलेबल ऑफेंस में मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं जब वापस गया डिनर से, मुझे पता लगा, बड़ी मुश्किल से रात को फिर जो एप्रोप्रिएट सेक्शंस उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, उसमें एक लड़का हमारे परिवार से था, जो ओनर था उसमें से। मेरे भाई का फ़ोन आया, बड़े भाई का, कि ये क्या कर रहा है तू। मैंने कहा कि ये 11 विधवाएं जो हैं, इनको न्याय नहीं मिलेगा अगर मैं इस भाईचारे में फंस गया था। और बिलीव में, मैंने पर्सनली पैरवी करके 20 लाख से 25 लाख रुपए तक पर उनको कंपनसेशन मैंने दिलवाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। असली पॉलिटिशियन में जो शुरू में कह रहा था कि 2 मिनट पे आप जो माफी मांग रहे हैं, तो मैं अभी आप नेता नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो काम करने लेकिन वाला हूँ। मुझे काम कर, गुलाब जामुन
पे आते आते अब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा भ्रम था कि आप नेता नहीं है, आप मैच्योर नेता हो चुके हैं। मैंने गुलाब जामुन की बात की, आपने कहा आखिरी बार मुझे ये मुझे है, याद आ गई, और तो खीर, आपने कहा और खीर। खीर के कटोरी में मुट्ठी भर के लाल मिर्च आपने उसमें डाला मैं कि तो आपको रियलिस्टिक स्टोरी हाँ, बताई। मतलब ठीक है, रियली मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि गलत है। मतलब एक अच्छे क्या कहते हैं, एक गुड़ मैंने तो पॉलिटिशियन की एक खासियत होती है कि ऊपर से खीर है लेकिन एक चम्मच लगाने के बाद अंदर हरी मिर्च और लाल मिर्ची है। ऐसा कुछ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए। अभय यादव से बातचीत कर रहे थे और साउथ हरियाणा में जो बवाल मचा हुआ है उसके एक कोने पर अभय यादव भी खड़े हैं। मैंने कहा कि सब्जी भले नारनौल में बनती हो, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, गरम मसाला तो बादशाहपुर में आके रॉ निर्बीर वाला पड़ ही जाता है। अब क्या ये साउथ हरियाणा की राजनीति एक नई करवट ले रही है? जो मैं पूछ सकता था अपने एवरेज इंटेलिजेंस के मुताबिक, वो मैंने अभय यादव को उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश की है। बाद बाकी ये पूरा का पूरा एपिसोड डिजिटल मीडिया पे भी अपलोड है, तो आजकल तो हर आदमी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, टीवी पे तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए और आप अपनी राय ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान। शुक्रिया।